मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ क्राइम एंड पनिशमेंट। तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बना दिए हैं और ये पार्ट 8 है। और अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो चेकआउट करो। तो था क्या, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैटरीना की डेथ हो जाती है और रश्कोलनिकोव और सविडिग्लोव वहाँ बात करते हैं और फिर रश्कोलनिकोव अपने घर की तरफ आ जाता है। तो वो अपने घर में होता है तो वहाँ पे उसका फ्रेंड आ जाता है रजुमीन। तो रजुमीन कहता है कि तुम्हारी जो मदर है वो तुम्हें लेकर काफी कंसर्न है और वो दुनिया के बारे में भी बात करता है। और वो बात करते करते बताता है कि रश्कोलनिकोव, दुनिया के पास आज सुबह एक लेटर आया है। अब उस लेटर में क्या है, किसने क्या लिखा है, ये मालूम नहीं पड़ता। बस ये मालूम पड़ता है कि एक लेटर मिलता है, एक तरीके से एक स्ट्रेंज लेटर, एक सीक्रेट लेटर है। ये कह के फिर रजुमीन वहाँ से चला जाता है। अब वो बैठा हुआ है अकेले। रश्कोलनिकोव सोच रहा है कि लेटर किसने लिखा होगा दुनिया को। कहीं ये फिर पोरफ्राई की चाल तो नहीं है, या कहीं ये सविडिग्लोव की चाल तो नहीं है। तो सोचता रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सोच ही रहा होता है, इतनी देर में क्या होता है, उसके रूम में आ जाता है पोरफ्राई। तो जो पोरफ्राई आता है तो बड़ा ही काम है, वो स्माइल करता है रश्कोलनिकोव से। इस बार रश्कोलनिकोव भी काफी कॉन्फिडेंट लग रहा है। वरना जब भी वो पोरफ्राई से बात करता था तो उसके अंदर एक डर रहता था, एक अननोन फियर रहता था। जैसे ही वो पोरफ्राई को देखता था, क्योंकि ऑब्वियसली उसने मर्डर किया था। पोरफ्राई डिटेक्टिव है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कुछ हो ना जाए। तो इस बार जब वो आता है तो दोनों स्माइल करते हैं। तो पोरफ्राई कहता है कि अरे वाह, आज तो तुम बड़े अलग से लग रहे हो, पहले की तरह नहीं लग रहे। तो पोरफ्राई बैठता है उसके रूम में और रश्कोलनिकोव से कहता है कि रश्कोलनिकोव, आज मैं तुमसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ, ध्यान से सुन लो। रश्कोलनिकोव का दिमाग खनकता है। वो कहता है ये क्या चक्कर है, ऐसी क्या जरूरी बात है। तो डर तो है अंदर, और वो ये भी जानता है कि ये जो पोरफ्राई है ये साइकोलॉजिकल गेम खेलता है। तो पोरफ्राई उसको बोलता है कि बात ये है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्टली बिहेव कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं थी और मैंने जिस तरह से स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत हो गया। तो कहता है मैं उसके लिए थोड़ा शर्मिंदा हूँ। एज अ पर्सन तुम अच्छे हो और मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब रश्कोलनिकोव को समझ में नहीं आ रहा, कहीं ये फिर कोई साइकोलॉजिकल गेम तो नहीं खेल रहा। तो पोरफ्राई उसको बोलता है कि लेकिन एक बात मैं बोल दूं तुम्हें एज अ पर्सन तो जरूर लाइक करता हूँ मैं, लेकिन जो मर्डर है वो मुझे मालूम है कि किसने किया है। अब फिर रश्कोलनिकोव सीरियस हो जाता है। वो बताता है पोरफ्राई कि मुझे 100% पता है कि ये जो मर्डर है वो निकोले ने नहीं किया। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि लेकिन निकोले ने तो एडमिट किया है। वो कहता है कि जो निकोले ने एडमिट किया है मैं जानता हूँ वो उसने एडमिट नहीं किया। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि आप कैसे कह सकते हो, जब वो कह रहा है कि उसने खुद ही किया है मर्डर, तो आप कैसे कह सकते हो। वो कहता है क्योंकि मैं उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट देख रहा हूँ तो उससे मुझे मालूम पड़ रहा है। तो वो कहता है कि निकोले ऐसा इंसान है ही नहीं जो किसी का मर्डर कर दे। उसने पूरी हिस्ट्री निकाली थी उसकी, निकोले की। तो पोरफ्राई कहता है कि साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट होती है। एक आदमी क्राइम करके आके ऐसे बच्चों की तरह थोड़ी ना लड़ेगा सड़क पे। तो कहता है साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है और उसको पूरी हिस्ट्री पता थी। वो कहता है वो कर ही नहीं सकता मर्डर, भले ही वो खुद ही बोलता रहे, कोई मतलब नहीं है। तो अब रश्कोलनिकोव घबरा जाता है और पोरफ्राई फिर बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मर्डर किसने किया है। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि किसने किया है। तो पोरफ्राई कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, आराम से बैठो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव करूंगा। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि सीधा सीधा बात करो, ये घुमा फिरा के बात ना करो। तो कहता है कि तुम सुनना चाहते हो सीधा सीधा रश्कोलनिकोव। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि हाँ बोलो। कहता है कि मर्डर तुमने किया है। अब रश्कोलनिकोव को लगता है कि ये फिर कोई गेम खेल रहा है। वो बताता है कि मर्डर ओल्ड लेडी का तुमने किया है, लिजाबेटा का भी तुमने किया है, और मुझे उसकी पूरी श्योरिटी है कि मर्डर तुमने ही किया है। अब उसको ये बात समझ में नहीं आती। रश्कोलनिकोव को वो कहता है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। वो कहता है मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने ही किया है। तो वो कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास ना कोई एविडेंस है ना कुछ है, तुम मेरे ऊपर कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हो, कोई प्रूफ है। तो वो कहता है कि प्रूफ नहीं है, लेकिन तुमने मैगजीन में आर्टिकल लिखा था, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला, और साथ ही साथ एक सीक्रेट एविडेंस भी है मेरे पास। अब रश्कोलनिकोव कहता है कि तुम तो अभी कह रहे थे कि कोई प्रूफ नहीं है। वो कहता है कि एक सीक्रेट एविडेंस है, मैंने तुम्हें बताया नहीं लेकिन अब बता रहा हूँ, और मैं सीक्रेट एविडेंस के बेसिस पर ही बात करने आया तुमसे।
कि तुमने मर्डर किया है। मतलब ये मत सोचो कि मैं बस हवा में तीर चला रहा हूँ। वो कहता है कि मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे पास सीक्रेट एविडेंस है। तो वो कहता है कि बताओ कहाँ है वो सीक्रेट एविडेंस। तो वो कहता है कि अभी थोड़ा सब्र करो, टाइम आएगा तो वो मैं सीक्रेट एविडेंस दिखा दूंगा। तो अब वो उसको बोलता है कि देखो रश्कोलनिकोव, मर्डर तुमने ही किया है, पकड़े तुम जाओगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मर्डर क्यों किया है। एक तो उसने बताया ही था कि आर्टिकल पढ़ा उसने, और दूसरा अपने गलत बिलीफ सिस्टम की वजह से तुमने अपनी गलत आइडियोलॉजीज बिठा ली थी, और अब तुम जानते हो कि वो आइडियोलॉजी तुम्हारी गलत थी, और तुम भी इस बात को जानते हो, और उसकी आंखों में देखकर वो बोल देता है। अब रश्कोलनिकोव घबरा जाता है क्योंकि वो सच कह रहा था। तो पॉल फ्राई कहता है कि आज नहीं तो कल तुम पकड़े जाओगे, तो इससे बेहतर है कि तुम खुद ही अपने आप को सरेंडर कर दो। और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, कि एज अ पर्सन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तो आज भी तुम खुद सरेंडर कर दोगे ना पुलिस को, तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। तुम अभी यंग हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो तुम्हारी मैं सजा कम करवा दूंगा, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूँ। तो तुम खुद चल के सरेंडर कर दो, रेदर देन कि बाद में पुलिस तुम्हें पकड़ने आए, एविडेंस दिखाए, फिर समस्या ज्यादा होगी। इसलिए खुद ही सरेंडर हो जाओ, और मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा जिससे तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। रश्कोलनिकोव बिल्कुल चुप होता है। 2-3 मिनट बिल्कुल साइलेंस कमरे में, कोई नहीं बोलता। फिर पॉल फ्राई बोलता है कि सुनो मेरी बात, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, सिर्फ 2 दिन का, जिससे भी मिलना है, घूमना है, जो भी करना है करो, लेकिन 2 दिन के बाद तुम सरेंडर कर देना। मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ। वो कहता है ये तुम्हारे लिए बेस्ट सोल्यूशन है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए इतना करता नहीं, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट तुम एक मर्डर हो, लेकिन कुछ चीजें तुम्हारे अंदर हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। कुछ ट्रेस देखे होंगे उसने। अब वो कहता है रश्कोलनिकोव उसको देखता है कि तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया कि एविडेंस क्या है। तो वो कहता है एविडेंस तो मालूम पड़ ही जाएगा, जब पुलिस पकड़ने आएगी, कोर्ट में होगे तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, और वैसे भी कोर्ट भी तुम्हें बिना एविडेंस की सजा तो देगी नहीं। अब रश्कोलनिकोव डरा हुआ है। अब उसका मन भी कर रहा है कि सरेंडर अभी ही हो जाऊं, बट उसने बोला था कि 2 दिन का टाइम है। तो अब वो एक चीज बोलता है पॉल फ्राई से कि बात सुनो। पॉल फ्राई कहता है क्या, अगर मैं इन 2 दिनों में भाग गया तो क्या? पॉल फ्राई हंसता है। रश्कोलनिकोव कहता है कि हंस क्यों रहे हो? वो कहता है कि रश्कोलनिकोव तुम भागोगे नहीं। तो रश्कोलनिकोव कहता है कि तुम्हें इतना क्यों भरोसा है कि मैं भागूंगा नहीं? वो कहता है कि अब तुम्हारे पास कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। जिसके पास बिलीफ सिस्टम होता है वो उस बिलीफ सिस्टम के साथ भाग सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके बिलीफ सिस्टम ही ठीक है, और उसने इस बिलीफ सिस्टम की वजह से क्राइम किया था। लेकिन अब तुम्हारा बिलीफ सिस्टम टूट चुका है। जिस बिलीफ सिस्टम की वजह से तुमने ये क्राइम किया था वो तो तुम्हें पता चल गया कि वो गलत था, तो अब भागोगे कैसे? तो बोलता है इस बात को क्योंकि तुम्हारे अंदर इम्पिटेनेस है, कहाँ से भागोगे? अब बात उसने फिलोसॉफिकल डेप्थ वाली करी थी। रश्कोलनिकोव को भी समझ में आती है ये बात। वो अपने अंदर झांकता है और कहता है कि हाँ ये बात सच है। तो अब वो जान गया था। पॉल फ्राई ने उसकी साइकोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। तो वो मुस्कुराता है, अपनी हैट पहनता है और पॉल फ्राई वहाँ से चला जाता है। अब रश्कोलनिकोव जो है वो टेंशन में है, काफी टेंशन में था वो, और जाते जाते एक बात और बोल गया पॉल फ्राई कि अगर मान लो तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाओ, कभी तुम्हारा मन करे कि मैं खुद को ही खत्म कर लूं, तो पेपर पे ना जहाँ तुमने जिस पत्थर के नीचे सामान छुपाया था उसका पता बता जाना। अब ये कह के वो चला गया पॉल फ्राई। अब रश्कोलनिकोव ये सोचता है कि पत्थर के बारे में कैसे पता इसको कैसे मालूम पड़ गया। अब एक्चुअल में पत्थर के बारे में इसलिए मालूम पड़ा था क्योंकि जब बहुत स्टार्टिंग में रश्कोलनिकोव ज़ोमेटोव से मिला था बार में, तो बातचीत में इसके मुंह से ये बात निकल गई थी। अब क्या है कि जो इस तरह से जो बता कर गया कि एक सीक्रेट एविडेंस है और इतने कॉन्फिडेंस से बोल गया, और वो उसको ऑप्शन दे गया और पत्थर की बात भी कर गया, और वो ये और कह गया कि कल को अगर तुम सुसाइड करने की सोचो तो एक लेटर में उस जगह का पता लिख जाना जहाँ तुमने सारा सामान छुपाया था। और वो ये मजाक के तौर पर बोल के गया था क्योंकि वो जानता है कि रश्कोलनिकोव ऐसा कुछ नहीं करेगा। दैट मीन्स ही नोज कि उसने वो चीजें वहाँ छुपाई हुई है, वो उस बात को जानता है। तो उसने इस मजाक के सेंस में ये दिखा दिया कि उसे सब कुछ पता है। अब रश्कोलनिकोव को टेंशन हो जाती है कि ये क्या हुआ, कौन सा ऐसा एविडेंस है इसके पास जिसके बेसिस पे इतनी बातें करके गया ये।
अब दूसरा ये भी था कि वो जो रजुमीन बोल के गया था शुरू में कि एक लेटर आया है दुनिया के पास। अब उसे लगता है कि वो लेटर किसने भेजा है, उस लेटर में ऐसा क्या है। अब उसका शक जाता है स्विडोग्लोव पे। कहीं ये गड़बड़ स्विडोग्लोव की वजह से तो नहीं हुई, क्योंकि जब उसने सोनिया से सब बताया था तब उसका रूम बराबर में ही था। कहीं उसने सब सुन के पॉल फ्राई को तो नहीं बता दिया। जो वो सीक्रेट एविडेंस की बातें कर रहा है वही तो नहीं है सीक्रेट एविडेंस। कुछ ना कुछ तो हुआ है, तभी तो आया है पॉल फ्राई यहाँ पे। और सुबह लेटर किसने लिखा था? दुनिया को। वहाँ भी शक उसका स्विडोग्लोव पर जाता है। दोनों तरफ से शक जाता है स्विडोग्लोव पर। अब उसको ढूंढ रहा है रास्कोल्निकोव। अब ढूंढते ढूंढते जा रहा है मार्केट में से, देखता है कि एक क्लब होता है, वहाँ बैठा हुआ है स्विडोग्लोव। उसके पास चला जाता है रास्कोल्निकोव। अब वहाँ बैठा था और ड्रिंक कर रहा था, तो वो रास्कोल्निकोव को ऑफर करता है, तो रास्कोल्निकोव मना करता है, तो वो ड्रिंक कर रहा है स्विडोग्लोव। तो जब वो ड्रिंक करता है अपनी पुरानी बातें बताना शुरू कर देता है। मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने पास्ट में ये किया है। तो स्विडोग्लोव बोलता है कि बस 1 घंटे का टाइम है, तो आप मेरे साथ बैठ के बात कर लो, रास्कोल्निकोव से कहता है वो। अब वो बात क्या कर रहा है? वो अपनी पीछे की कहानियां सुना रहा है। जो मेन पॉइंट की बात थी, जो रास्कोल्निकोव जो करने आया था, वो तो उसने सुनी ही नहीं, ना उसने वो बातें की। उसको अपनी पीछे की पुरानी कहानी बताना शुरू कर देता है। अब 55 मिनट निकल जाते हैं, 1 घंटे का टाइम था। रास्कोल्निकोव बोलता है ये सब बातें बंद करो, मैं तुम्हारी पास्ट हिस्ट्री जानने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तुम जो मैंने बात की वो बताओ। अब एक तरीके से उससे वो पूछता है लेटर के बारे में, और बातों ही बातों में स्विडोग्लोव बोलता है कि उसके पास सीक्रेट एविडेंस है। अब रास्कोल्निकोव को लगता है कि वही सीक्रेट एविडेंस के बारे में बात कर रहा था जो पॉल फ्राई बात कर रहा था। उसे लगता है कि इसी ने पंगा करा है। अभी जो उसने पास्ट की कहानियां बताई थी, तो उससे रास्कोल्निकोव को लगा कि अभी भी दुनिया का पीछा नहीं छोड़ रहा। ये तो खराब इंसान है, क्योंकि 55 मिनट उसने ड्रिंक करके कहानियां सुनाई हैं पास्ट की। और इन सब से रास्कोल्निकोव को ये बात क्लियर हो जाती है कि ये आदमी सही नहीं है, ये अभी भी दुनिया का पीछा कर रहा है, ये सिर्फ बहाने बनाता है, इसकी इंटेंशन अभी भी वही है। तो बोलता है उसको कि तुम ठीक इंसान नहीं हो स्विडोग्लोव। तो स्विडोग्लोव कहता है कि तुम मुझे कह रहे हो मैं ठीक इंसान नहीं, तुम हो ठीक इंसान। तुमने क्या हरकत की है तुम्हें मालूम है ना? मैं तुम्हारी तरह उस ओल्ड लेडी को और उसकी सिस्टर को नहीं मारता। अब जैसे ही ये बात सुनता है उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे तो पता चल गया कि इसको तो मालूम है, कहीं ना कहीं अब तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि इसी ने पॉल फ्राई को बताया है, इसी के पास एविडेंस है, सारी बातें इसी ने बताई हैं। और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये दुनिया के साथ कोई ना कोई बदतमीजी करने की कोशिश जरूर करेगा, इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, बैड इंटेंशंस हैं। तो एक तरीके से वो जिद करता है स्विडोग्लोव से कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मुझे सब कुछ बताओ, तुम मुझे बताओ कि क्या है, क्योंकि सीक्रेट एविडेंस की बात उसने भी की है। कौन सा सीक्रेट है एविडेंस तुम्हारे पास, बताओ। तो वो कहता है कि टाइम आएगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो पीछे पड़ जाता है कि अभी बताओ, अभी बताओ। तो स्विडोग्लोव कहता है कि टाइम आएगा, पता चल जाएगा, अभी मुझे घर जाना है, मुझे जाना है कहीं, बाद में बात करेंगे। अब होता क्या है, रास्कोल्निकोव और स्विडोग्लोव वहाँ से निकलते हैं और रास्कोल्निकोव को लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा। तो फिर वो एक हॉर्स कैरेज में बैठ जाता है और वहाँ से चला जाता है। रास्कोल्निकोव को लगता है कि हाँ शायद इसे जाना ही है कहीं। रास्कोल्निकोव मुड़ जाता है, वो एक ब्रिज की तरफ जाता है, वहाँ जाके रास्कोल्निकोव खड़ा होता है। अब होता क्या है, थोड़ा आगे जाके स्विडोग्लोव उस हॉर्स कैरेज से उतर जाता है, साइड में जाके छुप जाता है। मतलब समझ लीजिए ब्रिज पे रास्कोल्निकोव खड़ा हुआ है और दूर कहीं बिल्डिंग में छुप के दीवारों में से स्विडोग्लोव ऑब्जर्व कर रहा है रास्कोल्निकोव, और रास्कोल्निकोव को मालूम नहीं कि हो क्या रहा है। अब होता क्या है, इतने में वहाँ दुनिया आ जाती है, उसकी सिस्टर रास्कोल्निकोव की। अब दुनिया आ गई है और रास्कोल्निकोव ने उसको देखा नहीं है, उसका फेस दूसरी साइड है, लेकिन दुनिया ने रास्कोल्निकोव को देख लिया है और पीछे स्विडोग्लोव भी है। स्विडोग्लोव ने भी दुनिया को देख लिया है और दुनिया ने स्विडोग्लोव को भी देख लिया है। मतलब कि दुनिया ने और स्विडोग्लोव ने रास्कोल्निकोव को देख लिया है और एक दूसरे को भी देख लिया है, लेकिन रास्कोल्निकोव ने उन दोनों को ही नहीं देखा। अब स्विडोग्लोव है, वो आवाज लगाता है दुनिया को धीरे से, ताकि रास्कोल्निकोव सुन ना पाए। तो दुनिया स्विडोग्लोव के पास चली जाती है। तो अब दुनिया कहती है कि मुझे अब जल्दी से बताओ, मुझे जो तुम सीक्रेट बताने वाले थे वो क्या है।
कहाँ है वो? तो कहता है कि चलो चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ दिखाऊंगा मैं तुम्हें वो सीक्रेट। तो अब वो दुनिया डरते डरते चली जाती है, क्योंकि स्विफ्टग्लॉव की जो इंटेंशन थी वो ठीक नहीं थी स्टार्टिंग से ही। तो अभी क्लियर नहीं है कि वो सीक्रेट क्या है, तो लेकिन वो चली जाती है। वो वहीं पे खड़ा हुआ है अभी रश्कोलनिकोव। उसको नहीं पता कि पीछे ये क्या कहानी हो रही है। अब दुनिया जा रही है। अब जैसे ही उसके घर में एंटर करती है तो बड़ा सा एक अपार्टमेंट है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो अपार्टमेंट है वो सोनिया का ही है। सोनिया वहाँ होती नहीं है। वो पूछती है कि सोनिया कहाँ है। वो कहता है कि वो फ्यूनरल के कुछ फॉर्मेलिटीज होते हैं उनको पूरा करने गई है। तो अब वो अंदर जाती है। अब वो जाती है तो देखती है कि 4-5 रूम हैं, सब खाली हैं, सब में लॉक लगा हुआ है। अब दुनिया को डर लगता है और वो जानती थी कि वो कैसा इंसान है। डर था उसके अंदर। वो कहती है कि यहाँ कोई है ही नहीं, तुम यहाँ ऐसे अकेले रहते हो। तुमने तो कहा था यहाँ मकान मालकिन रहती हैं, ये रहते हैं, वो रहते हैं। वो कहते हैं कि हाँ रहते हैं, लेकिन अभी वो कहीं गए हुए हैं, कुछ काम से गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। अब वो कहती है कि ठीक है, अब वो बताओ जिसके लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो। अब वहाँ पे एक बड़ी सी टेबल होती है, वहाँ पे वो लेटर रख देती है दुनिया। ये वही लेटर था जो दुनिया को सुबह मिला था, जिसके बारे में रजुमीन ने रश्कोलनिकोव को बताया था। दुनिया वो लेटर लेकर आती है, वहाँ रख देती है, और वो लेटर स्विफ्टग्लॉव ने ही लिखा था दुनिया के लिए। उस लेटर में क्या था, उसने स्विफ्टग्लॉव ने ये लिखा था कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता है और मेरे पास उसका एविडेंस भी है, और अगर तुम अपने भाई की जान बचाना चाहती हो तो मेरे से मिल लो, नहीं तो तुम्हारे भाई की जान चली जाएगी। अब दुनिया भाई से प्यार करती थी, तो उसके लिए वो आ जाती है स्विफ्टग्लॉव से मिलने। तो वो पूछती है उससे कि बताओ क्या सीक्रेट है। वो कहता है कि आराम से शांति रखो। बोलता है कि तुम भी बैठ जाओ। तो कहता है ध्यान से सुनो मेरी बात। पॉइंट ये है कि तुम्हारा भाई जो है वो क्रिमिनल है, वो मर्डरर है, उसने मर्डर किया है। तो दुनिया कहती है कि मर्डर किया है। उसे यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है कि हाँ मर्डर किया है, ओल्ड लेडी का और उसकी हाफ सिस्टर लिजाबेटा का। उसे यकीन ही नहीं हो रहा। वो जब उसने ये सुना तो बिल्कुल ही ऐसे जैसे ब्लैंक हो गई। शी इज वाइट एज अ पेपर। उसके होश मतलब उड़ से गए थे। मतलब ऐसा होता है कि वो बेहोश होने वाली होती है, उसकी सांस तेज चलने लगती, हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब जब स्विफ्टग्लॉव देखता है तो वो घबरा जाता है कि इसे क्या हो रहा है। इसको पानी पिलाता है, कहता है होश में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब सही कर देंगे। मैं पैसा देके पासपोर्ट से इसको बाहर भेज दूंगा, कंट्री के ही बाहर। हम भी चल लेंगे, पैसा है मेरे पास, तुम टेंशन मत लो, मैं सारा केस संभाल लूंगा। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो देख रहा है कि ये तो बेहोश हो जाएगी। तो जैसे तैसे करके वो उसको नॉर्मल करता है। तो दुनिया कहती है कि तुम मुझे बताओ, तुम झूठ बोल रहे हो ना। कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। अभी भी दुनिया को विश्वास नहीं हो। तो वो कहता है कि तुम्हें पता है सोनिया के बराबर वाला रूम मेरा ही है, और उसी ने खुद अपने मुंह से सारी बातें बताई हैं। पूरा कन्फेशन किया था कि मैंने मर्डर किया है, सारी बात उसी ने बताई है। मेरा यही रूम है, आराम से मैं सुन रहा था। पूरे 2 घंटे की कॉन्वर्सेशन हुई है और उसने एक एक बात सुनी है, और उसे एक एक बात पता है, और सब बताया उसने, जो उसने पत्थर के नीचे छुपाया था। सब मैंने सारी बातें सुनी है। तुम्हारे भाई ने ही बोली है सोनिया को। अब दुनिया को चक्कर आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। वो कहती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है, ये तो तुम कहानी बना रहे हो। वो कहता है एविडेंस मेरे पास है, बट एविडेंस एक शर्त पे दूंगा। वो कहती है क्या। वो कहता है कि तुम ल्यूजन को छोड़ दो और मेरे से शादी कर लो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा, सारा पैसा तुम्हारा होगा, जो तुम बोलोगी वो करूंगा, जहाँ जाना है वहाँ लेकर जाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे लिए होगा, सब कुछ तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दूंगा। शादी मेरे से कर लो बस, और तुम्हारे भाई को मैं बचा लूंगा, उसको रशिया से बाहर निकलवा दूंगा मैं, बिल्कुल कुछ नहीं होगा उसको। जो एविडेंस मेरे पास है उसको मैं मिटा दूंगा, और फिर पुलिस रश्कोलनिकोव को पकड़ ही नहीं पाएगी। बस तुम शादी मेरे से कर लो। तो दुनिया साफ मना कर देती है। उसे आता है गुस्सा, ये कैसे तुम डील कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे अंदर वही पुराना बिहेवियर है, और फिर तुम पुराने वाले बिहेवियर पर आ गए, सुधरे नहीं अभी तक। तुम्हारी वाइफ की डेथ हो गई है, वो उस पे ब्लेम करती है कि तुमने ही अपनी वाइफ को मारा है। मैं जानती हूँ तुमने ही मारा है, तुमने ही जहर दिया है। वो हंसता है स्विफ्टग्लॉव, कहता है कि तुम बेवकूफ, तुम्हें कुछ नहीं पता। और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से चली जाओगी इस रूम से। अब जैसे ही ये बात बोलता है उसे डर लगने लगता है दुनिया को। वो डरती है, उसके इंटेंशन ठीक नहीं है, और उसका फेस गेस्टर्स भी चेंज हो गया है स्विफ्टग्लॉव का। वो भागती है रूम से, वो जाती है रूम से बाहर जाने के लिए।
तो दरवाजा लॉक होता है अंदर से। वो बोलती है उसको कि लॉक क्यों कर रखा है, चाबी दो मुझे कैद कर लिया है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जाने थोड़ी दूंगा दुनिया। अब दुनिया को लगता है डर, और जो स्वीटग्लोव है वो हंसता है। कहाँ जाओगी, कहाँ भागोगी, किससे क्या बोलोगी, कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। लोग कहेंगे कि अपने आप कैसे आ गई इसके रूम में चल के, अपने आप कैसे आ सकती है, और तुम्हारा भाई तो प्रूफ हो ही जाएगा कि वो मर्डर है। तो तुम्हारी बात कोई वैसे भी नहीं सुनेगा, ना कोई मानेगा। तो अब क्या होता है कि वो रॉन्ग वे में एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। तो दुनिया जाके छुप जाती है। काफी बड़ा हॉल सा होता है। जैसे ही वो क्लोज आता है तो छोटी सी टेबल होती है, वो उसके नीचे जाके छुप जाती है। तो स्वीटग्लोव हंस रहा है। तो वो कहता है कि तुम छुप थोड़ी ना जाओगी, मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया है, तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। शादी कर लो मेरे से, तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, फाइनेंशियली भी तुम अच्छी रहोगी, और तुम्हारे भाई को भी मैं छुड़वा लूंगा। लेकिन जो दुनिया है उसे गुस्सा आ रहा है इस पे, और उसे इस चीज पे भी गुस्सा आ रहा है कि उसने उस पे भरोसा क्यों किया, क्यों आ गई इसके साथ। तो इतने में क्या होता है, उसके पास ना एक रिवॉल्वर होती है, और वो आई कहाँ से वो नहीं पता, लेकिन उसके पास एक रिवॉल्वर होती है, पुरानी रिवॉल्वर थी। वो उसको निकालती है और उस पर स्वीटग्लोव पर तान देती है। स्वीटग्लोव हंस रहा है। तो वो कहता है कि ये तो मेरे पुराने घर वाली रिवॉल्वर है, तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो वो कहती है ये तुम्हारी रिवॉल्वर नहीं है, ये तुम्हारी वाइफ मार्फा की रिवॉल्वर है, और वहीं से मैंने ये ली थी और मार्फा ने उसको दी थी। तो फिर स्वीटग्लोव हंसता है। तो वो कहता है कि तुम ये चला नहीं पाओगे, मैं जानता हूँ तुम्हें। हंसता है और आता है उसके सामने और कहता है अच्छा चलाओ गोली। वो कहती है कि देखो मुझे जाने दो, चाबी दे दो रूम की, प्लीज मुझे जाने दो, ये सब मत करो, मैं किसी को मारना नहीं चाहती, मुझे यहाँ से जाने दो। वो मानता नहीं है। वो 2 कदम और आगे आता है। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाता है वो गोली चला देती है, लेकिन निशाना चूक जाता है। स्वीटग्लोव हंसता है, लेकिन थोड़ी गोली छू कर निकली थी तो थोड़ा खून निकलता है, और कहता है कि मिस हो गया मैडम आपका निशाना, और एक इवल लाफ हंस रहा है। तो कहता है दोबारा चलाओ, आराम से भर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, दोबारा करो गन को लोड और चलाओ। पुरानी गन थी। दोबारा देखती है और दोबारा गन तान देती है। मुझे जाने दो, मुझसे ये सब मत करवाओ, आई डोंट वॉन्ट टू किल एनीवन, प्लीज, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, हट जाओ यहाँ से। वो मानता नहीं है। वो फिर 1 कदम आगे बढ़ाता है। वो फिर शूट करती है, लेकिन इस बार गोली चलती नहीं है। तो स्वीटग्लोव फिर हंसता है, कहता है तुमने ठीक से लोड नहीं किया, आराम से लोड करो, अभी इसमें है बुलेट, ठीक से लोड करो। अब इतने में फिर एक सडन चेंज होता है उसके दिमाग में। वो उसको फेंक देती है दूर, रिवॉल्वर को। स्वीटग्लोव उसके फिर क्लोज आता है। अब उसका फिर गेस्चर चेंज हो गया है। उसे पूछता है कि दुनिया एक बात बताओ, क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। दुनिया बोलती है कि नहीं। तो कहता है क्या तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी। वो कहती है नेवर। अब एकदम उसके चेहरे पर सैडनेस आ जाती। अब वो जाके सामने एक विंडो है, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और खिड़की से बाहर की तरफ देखता है। दुनिया की तरफ देखता ही नहीं है और कहता है कि लो चाबी ले लो और जल्दी से यहाँ से जाओ। दुनिया फटाफट चाबी लेती है, रूम खोल के एकदम चली जाती है वहाँ से, और रिवॉल्वर साइड में पड़ी होती है। वो काफी देर तक खड़े रहता है विंडो पे, फिर रिवॉल्वर उठाता है, रिवॉल्वर चेक करता है, उसमें 2 बुलेट अभी भी और थी, और वापस विंडो की तरफ जाता है। वहाँ पे पास में एक हेड पड़ी थी, हेड पहनता है और फिर वो कहीं चला जाता है। और जो रश्कोल्निकोव है वो अभी भी उसी ब्रिज पे है। अब रात का टाइम था और बारिश काफी हो रही है, बिजली वगैरह कड़क रही है, मौसम बहुत खराब है। तो बहुत तेज बारिश हो रही है। तो भीगा हुआ है, इसने एक ओवरकोट पहना हुआ और एक हेड पहनी है। जनरली रशिया में ये एक कॉस्ट्यूम होता था। ठंड काफी ज्यादा पड़ रही थी तो उसने भी इसी टाइप का यहाँ पे पहन रखा था। लेकिन बारिश हो गई एकदम से। एक्सपेक्टेड नहीं था कि बारिश होगी, ऊपर से तूफान भी है और रात बिल्कुल अंधेरी है। अभी आता है सोनिया से मिलने के लिए। सोनिया के पास जाता है स्वीटग्लोव। सोनिया को बोलता है कि ये कुछ पैसे हैं, ले लो, पैसे रखो। तो ये काफी सारा पैसा सोनिया को दे देता है। तो सोनिया कहती है कि पहले ही आपने हमारे लिए इतना करा है, इतना जो मदर फादर का फ्यूनरल का अरेंजमेंट था और जो बाकी भाई बहन थे उनका सब कुछ इसी ने किया था, स्वीटग्लोव ने। अब मैं और पैसे नहीं ले सकती। लेकिन स्वीटग्लोव कहता है कि देखो सोनिया, तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। पैसे की जरूरत क्यों पड़ेगी वो बताता है कि मुझे मालूम है रश्कोल्निकोव के साथ क्या हुआ है। मैं जानता हूँ कि रश्कोल्निकोव ने क्राइम किया है। तो ये सुन के तो सोनिया शॉक हो जाती है। तो बताता है कि तुम जानती हो, मैंने सुन लिया था तुम दोनों की कॉन्वर्सेशन, सब मालूम है मुझे। तो वो कहता है कि देखो रश्कोल्निकोव के पास 2 ऑप्शन है, या तो खुद को खत्म कर लेगा
या तो साइबेरिया जेल चला जाएगा। अगर वो साइबेरिया जेल में जाता है तो तुम उसके साथ जाओगी, ये भी मैं जानता हूँ। तो पैसे की तो तुम्हें जरूरत पड़ेगी वहाँ पे, तो ये पैसे रखो, तुम्हें राश्कोलनिकोव के साथ रहना है, तुम्हें उसके साथ जाना पड़ेगा, तो ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। सोनिया को बात समझ में आती है कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो। तो फिर ना चाहते हुए भी वो पैसे रख लेती है, और जिस प्रोफेशन में तुम हो ये तुम्हें उससे बाहर आने में हेल्प करेंगे, इनसे तुम और कुछ नया स्टार्ट कर सकती हो। तो बात समझ में आती है, लॉजिकल बात कर रहा था वो। तो सोनिया पैसे रख लेती है। तो स्विटग्लोव कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ। तो सोनिया कहती है आपका यही रूम है, आप बाहर कहाँ जा रहे हो, बारिश हो रही है बाहर। वो कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ। सोनिया कहती है कि अमेरिका जा रहे हो इतनी रात को, ऐसे तूफान वाले मौसम में, इतने डरावने मौसम में अमेरिका जा रहे हो। वो कहता है कि हाँ मुझे अभी जाना है। तो समझ में नहीं आता उसको। तो स्विटग्लोव चला जाता है वहाँ से। अब 1-1.5 घंटे के आसपास बीत जाता है। स्विटग्लोव वापस आता है। अब रात के अराउंड 11:30 बज गए थे। अब वो आता है जिससे वो शादी करने वाला है उसके पास, उसकी फ्यूचर वाइफ के पास। गेट नॉक करता है तो जो उनके पेरेंट्स थे वाइफ के, वो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं ये तो स्विटग्लोव है। स्विटग्लोव जो है वो पूरा भीगा हुआ है। तो वो कहते हैं कि 11:30 बजे रात को ऐसा क्या हुआ, कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई। उन्हें लगा कि कोई इमरजेंसी हो गई है तभी ये बंदा ऐसे आया है, वरना ऐसे कौन आएगा इतने तूफान में भीगता हुआ। तो उन्हें लगता है कि कोई गड़बड़ है। तो फ्यूचर वाइफ की मदर पूछती है कि क्या हुआ, अंदर आ जाओ। पूछती है ऐसा क्या हो गया, मतलब इतनी इमरजेंसी क्या हो गई। वो कहता है मुझे अपनी होने वाली वाइफ से मिलना है। तो वो कहती है कि कल मिलना, अभी आपके कपड़े भीगे हुए हैं, चेंज करो। वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे अभी मिलना है। तो जो उसके फादर थे वो कहते हैं कि वो तो सो गई है। लेकिन इतने में फ्यूचर वाइफ की नींद खुल जाती है और वो बाहर आ जाती है। पूछती है कि क्या हुआ स्विटग्लोव से। स्विटग्लोव कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। वही साइड में हो जाते हैं और उसको ना स्विटग्लोव 15,000 रूबल देता है। और 15,000 रूबल बहुत बड़ा अमाउंट था। एटलीस्ट जब दोस्तोयस्की ने ये किताब लिखी थी 200 साल पहले, तो उसके आसपास 15,000 रूबल बहुत बड़ी बात थी। मतलब आदमी पूरी जिंदगी काट सकता था, इतने पैसे थे। तो उसको समझ नहीं आता। अब वहाँ पे उसके इन-लॉज हैं, वो भी वही हैं, वही देख रहे हैं। तो वो कहता है कि ये रखो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, अपना ध्यान रखना, लाइफ अच्छी रखना। तो वो कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी तुम आ कहाँ से रहे हो ऐसे हालात में, और कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है कि अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, कुछ काम पड़ गया है, बिजनेस से रिलेटेड वर्क है। तो कहती है सुबह चले जाना, रात को यहीं रुक जाओ। डरावना मौसम था, बारिश थी बहुत तेज, और नदी थी नेवा रिवर, वो भी फेडेड हो रही थी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे जाना है, बहुत जरूरी है, मुझे अभी निकलना है, मैं फ्लाइट पकड़ रहा हूँ और जा रहा हूँ। वो कहती है ठीक है, जैसी मर्जी आपकी। तो 15,000 रूबल देकर वो चला जाता है। अब जो पेरेंट्स हैं वो खुश भी हो रहे हैं कि 15,000 रूबल दे गया एक साथ। वो तारीफें भी करते हैं कि बड़ा अच्छा इंसान है, जेंटलमैन है, बड़ा हाई स्टेटस का बंदा है, सच में किसी बिजनेस से ही जा रहा होगा। लेकिन वो जो लड़की है उसे नींद नहीं आती रात भर। वो सोचती रहती है कि कुछ ना कुछ अजीब था बिहेवियर में, आंखों में, उसके चेहरे में, जैसा वो बात कर रहा था। वो कहती है कि ये नॉर्मल नहीं था, आज कुछ तो अलग था। उसको नींद नहीं आती। अब रात के अराउंड 1-1:30 बज गया है। स्विटग्लोव अकेला ही चला जा रहा है पीटर्सबर्ग में। बिल्कुल एकदम काली रात है, और जिस एरिया में वो जा रहा है ऐसा लग रहा है कि पूरा जंगल वाला एरिया है, और जो पेड़ है वो काफी बड़े बड़े पेड़ हैं। बराबर में उसको नदी दिखाई देती है, नेवा रिवर। उसमें जब ज्यादा बारिश पड़ती है तो पानी बाहर आ जाता है। वो चला जा रहा है, आगे जाता है तो काफी सुनसान एरिया है। अराउंड रात के 2-2:30 बज गए। उसको वहाँ पे एक लकड़ी का मकान दिखाई देता है। अब उसकी बॉडी में कपकपाहट होती है, उसे लग रहा है कि उसे फीवर आएगा। बहुत देर से बारिश में भीग रहा है, रात के 9 बजे से भीगा हुआ है और रात के 2-2:30 बज गए हैं। तो उसे लगता है कि कहीं फीवर ना आ जाए, मुझे रुकना पड़ेगा। तो सामने उसको एक घर दिखाई देता है। अब वो घर लकड़ी का घर है। अब वो कहता है कि ऐसे एरिया में ये घर कहाँ से आया। अंदर से आवाजें आ रही हैं, लाइट भी आ रही है। तो सोचता है वहाँ जाके देखता हूँ, शायद रुकने का कुछ इंतजाम मिल जाए। अब अंदर जाता है तो वो देखता है कि ये पुराना लॉज टाइप का है, मतलब जहाँ पे लोग आते हैं, रुकते हैं। तो वहाँ पे एक अटेंडेंट होता है। वो उससे बात करता है कि यहाँ पे मुझे रूम मिल जाएगा। तो वो कहता है अटेंडेंट कि हाँ मिल जाएगा। तो वो कुछ पैसे देता है, कहता है ठीक है। तो काफी पुराना घर था,
पर ठीक है, उसको रात काटनी थी। तो अटेंडेंट उसको रूम दिखा देता है, एक बहुत छोटा सा रूम जिसमें एक बेड है। हाइट उस रूम की बहुत कम है, एक खिड़की है, वो भी बंद है तूफान की वजह से। बस सो सकता है इंसान उस रूम में। तो वहाँ पे वो लेट जाता है, अपनी हैट उतार के सोने की कोशिश करता है, लेकिन सो नहीं पाता। उसको बार बार दुनिया दिखाई दे रही है और उसको वो वाले शब्द याद आ रहे हैं कि मैं कभी तुमसे प्यार नहीं करती थी। और जब उसने पूछा था कि आगे भी कभी प्यार नहीं करोगी, तो उसने बोला था नेवर। तो उसको वो बातें याद आ रही हैं। अब रात के अराउंड बज गए हैं 2:30-3। अब उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो वाइफ की डेथ हुई थी उसका गोस्ट आएगा। तो फॉर द टाइम मार्फा टू कम, वो बोलता भी है कि मार्फा के आने का टाइम है। उसकी डेथ हो गई है और गोस्ट उसको विजिट करता था और बिल्कुल अंधेरा है उस जगह पे, बाहर तूफान है, रात भी डरावनी। वो कहता है अब मार्फा के आने का टाइम है, लेकिन वो आती नहीं है। अब वो फिर मार्फा के बारे में सोचने लगता है। फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लग जाता है कि वो किस बैकग्राउंड से आया था, कैसे कैसे उसने लाइफ गुजारी, सब कुछ याद कर रहा है। और कब वो रश्कोलनिकोव से मिला था तो पूरी स्टोरी लाइफ की उसे याद आना शुरू हो जाती है। तो इतना होता ही है, अराउंड रात के 3-4 बज जाते हैं। तो ब्लैंकेट तो था उसके पास, तो उसे अपने पैरों में कोई सनसनी सी दिखाई देती है, जैसे कोई चीज उसके पैरों से होकर निकली हो। उसे लगता है कि चूहा होगा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी और उसने खाने में कुछ मंगवाया भी था। तो चूहा होगा, खाना बचा हुआ खाने आया होगा। तो ठंड लग रही है, तो कहता है कि छोड़ो यार, अब कौन देखे कौन उठे, चेक करे, कंबल हटाए। लेकिन फिर दोबारा सनसनी होती है पैरों में। अब वो एकदम थोड़ा देखता है कि क्या है, तो कंबल हटाता है तो कुछ होता नहीं है वहाँ पे। अब कुछ नहीं होता तो वो घबरा जाता है। सनसनी तो 2 बार हुई थी उसे पैरों में, लेकिन वहाँ कोई है नहीं। तो उठता है और देखता है, तो देखता है कि वहाँ पे एक चूहा है। तो उसको सांस में सांस आती है कि हाँ चूहा ही है। अब वो बैठ जाता है। अब होता क्या है कि चूहा उसकी शर्ट में आ जाता है। तो ये चूहे को निकालता है, लेकिन अब चूहा होता ही नहीं है अंदर। अब है ही नहीं, चूहा गायब हो गया है अंदर से। उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। चूहा दोबारा दिखाई देता है और फिर उसको ऐसा लगता है कि चूहा उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है वो गायब हो जाता है। तो वो उठता है एकदम से, तो उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था कोई। और अराउंड 3-4 बज गए हैं। तो ये ना अपने बेड पर बैठ जाता है, कहता है अब सोने का फायदा ही नहीं है, 4 बज गए हैं, 5 बजे ही वैसे ही सुबह हो जाएगी, तो मैं यही बैठ जाता हूँ खिड़की के पास। अब खिड़की के बाहर देखता है और फिर उसे ये चीज तो समझ में आ गई थी कि जो मौसम है बाहर वो बहुत खराब है और अभी इसका बाहर निकलना सही नहीं है। तो खिड़की से बाहर देख रहा है और जो हवा है वो बहुत तेज है, तो काफी डरावना लग रहा है मौसम। और बाहर भी खुला एरिया है। फिर थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि अब वेट करने का टाइम नहीं है, 4 बज गए हैं, मैं चला ही जाता हूँ। तो पहनता है अपनी हैट और चल देता है बाहर की तरफ। सोचता है अटेंडेंट मिल जाएगा तो थोड़े पैसे और दे दूंगा और बता दूंगा कि मैं जा रहा हूँ। अटेंडेंट मिलता नहीं है तो कहता है कि मैं चला ही जाता हूँ। अब जा रहा है डोर की तरफ, तो उसे ना एक बच्ची दिखाई देती है 3-4 साल की। वो बच्ची बहुत रो रही है तेज तेज और भीगी हुई है। तो वो पूछता है बच्ची से कि यहाँ पे कहाँ से आई तुम। उसे पूछता है कि कहाँ से आए हो आप, और बच्ची अपनी चाइल्डिश आवाज में बोलती है। तो उसे ये सेंस हो जाता है कि आसपास जो उसकी मदर है वो एक कुक है और उस बच्ची ने कुछ खाना चुरा लिया है और माँ ने इसको डांटा है। तो उसको डर लग रहा था, तो बराबर वाले घर से यहाँ आ गई है चुपके से ताकि मम्मी इसको मारे ना। तो उसको ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन वो बच्ची कांप रही है, ठंड लग रही है उसे। तो वो अंदर लाता है उसे और कहता है कि आराम से यहाँ रुको, तुम टेंशन मत लो। अब बच्ची थकी हुई भी बहुत होती है, बहुत उसको नींद आ रही होती है। बेड पे लेटा देता है उसे, तो वो लेटी है, उसके ऊपर ब्लैंकेट कर देता है और इमीडिएटली वो लड़की सो भी जाती है। तो उसे लगता है कि चलो अपने आप ये सुबह चली जाएगी, मैं चलता हूँ। तो ये वापस मुड़ के देखता है बाहर की तरफ, लेकिन ये एक बार पीछे फिर मुड़ के देखता है कि बच्ची सही से सो रही है या नहीं सो रही, कोई तकलीफ तो नहीं। अब वो नोटिस करता है कि उस बच्ची का फेस जो है ना वो थोड़ा सा जल सा रहा है, एकदम लाल सा हो गया था। तो उसको लगता है कि फीवर होगा क्योंकि भीग गई थी। पर धीरे धीरे देखता है कि उसकी आंखें बड़ी हो रही हैं, चेहरा बड़ा होता जा रहा है, एकदम अजीब सा हो रहा है चेहरा, और एक अजीब सी हंसी आ रही है उस लड़की के चेहरे पे। अब उसको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। वो ध्यान से देखता है तो उसका चेहरा बहुत डरावना हो जाता है। छोटी सी बच्ची का चेहरा एक डरावने चेहरे में बदल जाता है।
ये घबरा जाता है और एकदम से इसकी चीख निकलती है देखकर। फिर एकदम से चीख निकलती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो फिर सपने में सपना देख रहा था, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब उसे समझ में आता है कि मैं तो बार बार डरावने सपने देख रहा हूँ। टाइम देखता है तो 5 बज गए थे। अब फाइनली 5 बज गए हैं, बाहर रोशनी भी है, तो कहता है कि अब मैं फाइनली जाता हूँ। चलना शुरू कर देता है और ऐसे एरिया में आ जाता है जो काफी सुनसान है। अब वो एक ऐसे एरिया में है जो क्राउडेड एरिया है, लेकिन अभी शहर में नहीं है। तो वो देखता है लोग आ जा रहे हैं, एरिया क्राउडेड है थोड़ा सा। फिर वो आगे जाता है तो बड़ा सा ना एक घर होता है। उसे लगता है कि वो सुनसान घर है, लेकिन वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है सिक्योरिटी के लिए। तो ये उसके पास जाता है, उसको देख रहा है स्विटग्लॉव। तो स्विटग्लॉव उसको कंटिन्यूअसली स्टेयर कर रहा है। तो वो सिक्योरिटी का बंदा कहता है कि क्या चाहिए तुम्हें, सुबह 5 बजे यहाँ क्यों आए हो, यहाँ ज्यादा लोग आते नहीं है, क्या चाहिए बताओ। वो कुछ बोलता नहीं है। 2-3 मिनट हो जाते हैं। बंदा परेशान है कि चाहिए क्या, क्यों खड़े हो, तो जवाब ही नहीं दे रहा स्विटग्लॉव। वो उसी को देखे जा रहा है। अब थोड़ी देर बाद स्विटग्लॉव हाथ अपनी जेब में डालता है, कोट की जेब में से वो अपनी पिस्टल निकालता है। अब वो जो सामने सिक्योरिटी में बंदा था वो घबरा जाता है कि ये कर क्या रहा है। तो बोलता है स्विटग्लॉव कि अगर कोई आए मेरे बारे में पूछने तो उनको बता देना कि मैं अमेरिका गया हूँ। और वो पिस्टल निकाल के अपने माथे पर लगाता है और स्विटग्लॉव गोली चला देता है। So he killed himself। यहाँ स्विटग्लॉव का एंड हो जाता है। अब जो रश्कोल्निकोव है, वापस हम रश्कोल्निकोव पर आते हैं। रश्कोल्निकोव अपनी मदर से मिलने आया है। उसे टाइम हो गया था उसको काफी मिले हुए अपनी मदर से। तो मदर को एक वो था, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, इतने भी तुम क्या बिजी हो गए। तो रश्कोल्निकोव सॉरी बोलता है अपनी मदर को इस चीज के लिए। और माँ उसको देखती है कि ये कुछ परेशान सा है, लेकिन जो आज परेशानी थी वो कुछ ज्यादा ही थी रश्कोल्निकोव के चेहरे पे, और माँ ने पढ़ लिया था। तो मदर बोलती है उसको कि आज कुछ गड़बड़ है रश्कोल्निकोव, क्या बात है बताओ। तो कहता है कि कुछ नहीं, और कहता है कि तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करना। तो माँ उसकी आंखों में आंसू देख रही है। उसको आ रहा है समझ में कि कुछ बात है। तो हुआ क्या था, जब दुनिया स्विटग्लॉव से मिलके आई थी तो रात में सपने में उसने बहुत सारी बातें बोली थी, और वो वही बातें थी जो स्विटग्लॉव ने दुनिया को बताई थी रश्कोल्निकोव के बारे में। तो ये सारी बातें दुनिया सपने में बोल देती है, और अपनी माँ के साथ ही वो सो रही थी। तो थोड़ा बहुत मदर को आइडिया लग गया था। अब रश्कोल्निकोव मिलने आया है अगले दिन, लेकिन क्लैरिटी से उसे नहीं पता माँ को। तो वो बोलती है कि आज मैं तेरे चेहरे पे कुछ अलग सा देख रही हूँ, और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई थी तब से लेके अभी तक मैं तेरे चेहरे पर मायूसी देख रही हूँ। आज फाइनल मोमेंट आ गया है, आज कुछ अलग है। रश्कोल्निकोव को समझ आता है कि वो वक्त आ चुका है। फिर वो अपनी मदर के आगे लेट जाता है और अपनी मदर के पैरों पर किस करता है और कहता है कि माँ तुम मेरे लिए प्रे कर और मुझे हमेशा प्यार करना। अब माँ डर जाती है। तो इस हिसाब से मदर को लगता है कि सच में इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। तो माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो रश्कोल्निकोव कहता है कि माँ मैं तुमसे आऊंगा मिलने दोबारा। तो माँ कहती है दोबारा आओगे? तो रश्कोल्निकोव कहता है कि हाँ आऊंगा, और माँ उसको गले लगा लेती है और दोनों रोते हैं। वो कहती है पक्का आओगे ना दोबारा? वो कहता है हाँ पक्का आऊंगा, और फिर वो चला जाता है। अब फिर वो उसको मिलता है दुनिया को। अब जो दुनिया है उसको सब कुछ पता है और रश्कोल्निकोव को भी पता है। तो वो कहती है भाई अपना ध्यान रखना, हम सब साथ हैं, बट तुम अपना ध्यान रखना। वो मदर से मिलके अपने रूम में था और उससे वही मिलने आई थी दुनिया। तो ये कह के जैसे ही रूम से वापस निकल रही होती है तो एक बार गले लग के दोनों रोते हैं और वो फिर नीचे जाती है सीढ़ियों से। तो पीछे मुड़ के देखती है वापस रश्कोल्निकोव को। तो रश्कोल्निकोव गुस्से में कहता है कि तुम जाओ अभी। उसको ऐसा लग रहा था कि वो कमजोर पड़ रहा है, इमोशन में बह जाएगा, वो जा नहीं पाएगा, और उसे लगता है कि ये रोक देंगे मुझे, ये मुझे डिसीजन नहीं लेने देंगे, और उसको डिसीजन लेना था। अब क्या होता है कि दुनिया चली गई है। अब वो सोचता है कि अगर मैं कन्फेशन कर लेता हूँ तो कम से कम मुझे 20 साल तक जेल में रहना पड़ेगा, और नोवेल में मालूम पड़ता है कि उसकी एज 23 साल है और 20 साल उसे जेल में रहना पड़ेगा, तो 43 ईयर का वो हो जाएगा। तो वो कहता है कि मेरा जो यंग टाइम है वो तो सारा जेल में ही बीत जाएगा, फिर मैं उसके बाद क्या करूँगा। तो कंफ्यूज है कि मैं कन्फेशन करूँ या ना करूँ।
100% श्योर नहीं हुआ कि कन्फेशन करूं या ना करूं, और एक तरफ उसके अंदर दूसरे आइडियाज भी आ रहे थे, और वो आइडियाज बहुत खराब थे कि मैं अपने आप को ही खत्म कर लेता हूँ या फिर मैं कन्फेशन करता हूँ, लेकिन 20 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो कंफ्यूज है वो। तो जाता है फाइनली सोनिया के पास। नाउ आई एम टेकिंग अ फाइनल डिसीजन कि अब वो कन्फेशन करेगा जाके। वो कहता है कि लाइफ में जो भी है मैं उसको फेस करूंगा, लाइफ इज वर्थ लिविंग, मैं रिडेम्पशन करूंगा, जाऊंगा अब मैं जेल। सोनिया से बोलता है फाइनली उससे मिलने आता है लास्ट टाइम। तो वो कहती है कि तुम जहाँ भी रहोगे मैं रहूंगी तुम्हारे साथ 20 साल तक। ऑब्वियसली जेल में तो नहीं रह सकते, लेकिन उसी एरिया में रहेगी, मिलने आती रहेगी, जिससे उसे इमोशनल सपोर्ट मिलता रहेगा। मेरी लाइफ तुम्हें डेडिकेटेड है। अब उसको गुस्सा आता है रास्कोल्निकोव को कि तुम क्यों आओगी, फायदा ही क्या हुआ मेरा जेल जाने का, मैं तो अकेला जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पापों का पश्चाताप कर सकूं। वो कहती है नहीं मैं भी चलूंगी। उसे फिर गुस्सा आता है, वो रूडली बोल देता है कि तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं पीटर्सबर्ग में रहोगी, तुम साइबेरिया नहीं आओगी। अब वो बाहर आ जाता है, अब मार्केट में आता है। ये फिर कंफ्यूज्ड है, अब मार्केट में घूम रहा है क्योंकि जो पुलिस स्टेशन का रास्ता है वो मार्केट से होकर ही जाता है। तो वहाँ देखता है कि एक लेडी है और एक बच्चा है, वो कुछ कर रहे हैं, तो उसको उन पर तरस आ जाता है, तो उन्हें पैसे दे देता है। अब उसको ना कुछ याद आता है जो सोनिया ने उसको कुछ कहा था पहले। सोनिया ने उसको बोला था कि तुम बिल्कुल बीच मार्केट में जाओगे और बीच मार्केट में जाके बिल्कुल लेट जाओगे और लेट के तुम अर्थ को किस करोगे, क्योंकि तुमने जो क्राइम किया है वो पूरी अर्थ के खिलाफ है। तो ये सब करोगे और भीड़ में सबके सामने बोलोगे आई एम द किलर। ये तुम्हें करना पड़ेगा, यही फर्स्ट स्टेप है पश्चाताप करने का। तो ये बातें उसके दिमाग में आती है। वो क्या करता है कि मार्केट में तो है ही, तो वो ये चीज करता है। तो वहाँ के लोग जो थे, जो आ जा रहे थे, मार्केट के लोग थे, वो कह रहे थे कि ये अपने लाइफ की नई शुरुआत कर रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये पीटर्सबर्ग को छोड़कर जा रहा है, वो इसलिए ऐसा कर रहा है, इसलिए अर्थ को किस कर रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है, इसलिए वैसा कर रहा है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो वहीं पे कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी पास करते हैं कि पता नहीं कौन है। तो जैसे ही वो नेगेटिव कमेंट सुनता है उसका मन बदल जाता है, तो वो वाली बात नहीं बोलता, आई एम द किलर वाली बात। तो वहीं वो रुक जाता है, ये चीज एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी सब कर लिया उसने, उसे लगता है मैं भीड़ में तो कन्फेस नहीं कर पाऊंगा। तो वो कहता है अब मैं पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा, वहीं पे ही करूंगा कन्फेशन। अब पुलिस स्टेशन में भी उसे लगता है कि मैं पोरफ्राई के सामने नहीं करूंगा, किसी और के सामने करूंगा, जो मुझे सही लगेगा पुलिस ऑफिसर उसी के सामने करूंगा। फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है, अब एक जगह पे देखता है कि भीड़ कम है, भीड़ ज्यादा नहीं है। तो वापस ये वो वाले गेस्चर को सोचता है। तो जब वो ये चीज करता है ना, तो उसको सोनिया दिखाई दे जाती है। सोनिया चुपके से ये सब चीजें देख रही थी। अब की बार वो बोल देता है आई एम द किलर। ज्यादा लोग थे नहीं वहाँ पे, तो सोनिया उसका पीछा कर रही है, क्योंकि सोनिया ने बोला था जहाँ जाओगे मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो वो अपनी बात पे खरी है। अब फिर आगे जाता है, अब पुलिस स्टेशन आ गया है, 3rd फ्लोर पे है वो जो ऑफिस है। अब वहाँ पे फिर खड़ा होके सोच रहा है कि करूँ कन्फेशन या ना करूँ। बट फाइनली क्या होता है कि वो चला जाता है कि अब मैं एक्सेप्ट करूंगा। ऊपर जाता है, अब वो पहले भी आ चुका था, तो पर्टिकुलर उस ऑफिसर को सोच के आया था कि कौन से वाले ऑफिसर के साथ कन्फेस करूंगा। पर वो वाला ऑफिसर वहाँ होते ही नहीं है, ना वहाँ पे जोमेटोव होता है जिनके बारे में वो सोच कर आया था, जो इसके साथ सही बिहेव करें तो वो उनके सामने एक्सेप्ट करेगा। लेकिन होता क्या है, वहाँ पे ना जोमेटोव है, ना पोरफ्राई है, ना कोई दूसरा जिसे वो सोच कर आया था, जिसके सामने वो एक्सेप्ट करता, कोई भी नहीं है। इनफैक्ट वो ऑफिसर था वहाँ पे, पिछली बार जब आया था तो उसने उससे रूडली बिहेव करा था, इलियो पेत्रोविच, जिससे इसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। अब वहाँ बाकी कोई नहीं है, तो वो कहता है कि इसके सामने तो कर ही नहीं सकता, इससे तो मेरी पहले से ही नहीं बनती है। लेकिन आज क्या था, इलियो पेत्रोविच काफी अच्छे से बिहेव कर रहा है और आज भीड़ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम जब आया था तो काफी भीड़ थी, लेकिन आज नहीं है। तो इलियो पेत्रोविच वही ऑफिसर है, वो कहता है, तो वो उससे कहता है रास्कोल्निकोव से कि क्या हुआ, कैसे आए हो। बहुत अच्छे से लाइटली बात कर रहा है। तो रास्कोल्निकोव को लगता है कि ही इज वेरी पोलाइट, क्या बात। तो कहता है कि
नहीं कुछ नहीं। तो वो बाकी पुलिस ऑफिसर को देख रहा था, जोमेटोव को और बाकी पुलिस ऑफिसर को। जोमेटोव को और पुलिस ऑफिसर का नाम लेता है। तो वो बताता है कि वो लोग तो है नहीं, क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो इलियो पेत्रोविच अच्छे से तो बात कर ही रहा था, तो ऐसी बातचीत चलती है। तो वो बताता है इलियो पेत्रोविच कि मुझे मालूम पड़ा तुम्हारे बारे में कि तुम तो बहुत अच्छे राइटर हो, और मुझे पॉल फ्राई ने बताया तुमने तो एक मैगजीन में आर्टिकल भी लिखा था। तुम तो बहुत इंटेलेक्चुअल हो, तुम तो लिटरेचर हो, तुम तो लिटरेचर को जानते हो। और वो बताता है कि मैं और मेरी वाइफ हम दोनों लिटरेचर को काफी लाइक करते हैं, राइटर्स को बहुत लाइक करते हैं। तो अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नाउ ही इज बिकम फॉन्ड ऑफ। जब उसको मालूम पड़ा कि रश्कोलिकोव एक राइटर है और उसको लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो वो अपनी बातें कर रहा है। कहता है इलियो पेत्रोविच कि आज के टाइम में नाइलिज्म बहुत फैल गया है हमारे यहाँ। अब नाइलिज्म क्या है कि एक फिलोसफिकल बिलीफ है जिसमें आदमी किसी भी चीज में बिलीव नहीं करता। आदमी को लगता है कि किसी भी चीज का कोई मीनिंग ही नहीं है। एक तरीके से आदमी नथिंगनेस में बिलीव कर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज का। तो वो बताता है कि आजकल ना लोग नाइलिज्म की फिलोसफी में बहुत बिलीव कर रहे हैं। तो कहता है कि ये ट्रेंड सा बन गया है। तो वो पूछता है रश्कोल्निकोव से कि तुम भी नाइलिस्ट हो क्या, तुम भी किसी चीज में बिलीव नहीं करते। तो रश्कोल्निकोव मना करता है कि मैं नाइलिस्ट नहीं हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, तो अब इतने में क्या होता है कि वो कहता है कि आज के टाइम पे नाइलिज्म की वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखो, आज ही सुबह एक बंदे के बारे में मालूम पड़ा, उसने अपने आप को शूट कर लिया। तो वो कहता है बराबर में कोई और पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि अरे क्या नाम था उसका, बताओ जरा, जिसने सुबह अपने आप को शूट किया था। तो बोलता है दूसरा ऑफिसर कि कुछ सिविडग्लोव जैसा नाम था। और रश्कोल्निकोव सुनता है कि सिविडग्लोव। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ, सुबह सुबह ही मालूम पड़ा है। अब जैसे ही वो सुनता है तो वो बिल्कुल शॉक हो जाता है कि अरे सिविडग्लोव ने अपने आप को मार लिया। तो अब वो कन्फेस नहीं कर पाता, अब उसका दिमाग आउट हो जाता है। जैसे ही वो ये सुनता है तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हाँ बताओ तुम क्या कहने आए। तो कहता है वो, सर अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ी देर बाद आता हूँ। अब वो नीचे आ जाता है। तो जब सीढ़ियों से उतर रहा है तो उसे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, धक्के लग रहे हैं, लेकिन उसे पता नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। जैसे ही उसे मालूम पड़ा सिविडग्लोव के बारे में, उसका दिमाग आउट हो गया था। अब वो नीचे आता है तो वो बोलता है अपने आप से कि मैं पता नहीं कन्फेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इतने थोड़े से एक दो कदम आगे चलता है, वहाँ सोनिया खड़ी होती है। तो अभी ये चीज तो क्लियर हो गई कि वो अभी कंफ्यूज्ड है, क्या करूं क्या ना करूं। तो सोनिया जो खड़ी होती है उसने ना हाथ जोड़े होते हैं। तो जैसे ही सोनिया को देखता है, उसके गेस्चर को देखता है, तो वापस मुड़ जाता है और वापस फिर वो ऊपर जाता है उसी पुलिस ऑफिसर के सामने। और वो उनसे कहता है कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। तो वो जो पुलिस ऑफिसर है वो कहते हैं कि हाँ बताओ क्या हुआ, अभी तो गए थे तुम, इतनी जल्दी नीचे से वापस आ गए। तो कहता है कि मैंने कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन वो एकदम से देखता है कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा, कांप रहा है, आवाज निकल नहीं रही है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि बैठो बैठो। उन्हें लगता है कि तबीयत खराब हो रही है इसकी, और पहली बार भी देखा था जब वो बेहोश हुआ था तो लग रहा था कि दोबारा ऐसे ही हो रहा है, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। तो फटाफट उसको बिठाते हैं, नॉर्मल करते हैं, पानी पिलाते हैं। तो कहते हैं कि हाँ बताओ क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो, तुम घबराए हुए क्यों हो। तो वो कहता है कि वो जो ओल्ड लेडी थी ना और जो लेजा बेटा थी, उन दोनों को मैंने ही मारा है। अब जैसे ही ये बात बोलता है पूरा हड़कंप मच जाता है रूम में। फिर वो दोबारा कन्फेस करता है कि मैंने ही उन दोनों को मारा है। तो यहाँ पे वो कन्फेशन कर लेता है और यहाँ पे हमारी कहानी होती है एंड। तो ये तो हुई नोवेल खत्म, लेकिन अब यहाँ से एपिलॉग स्टार्ट होता है। कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, तो 2 पार्ट्स दोस्तोयेव्स्की ने यहाँ लिखे हैं। तो अब एपिलॉग में क्या है, अब एपिलॉग में क्या है कि अराउंड 5 महीने का ट्रायल चला इस केस का कोर्ट में। फैक्ट्स देखे गए, एविडेंस देखे गए, इसके स्टेटमेंट लिए गए। तो पूरा ट्रायल चलता है, 5 महीने के आसपास का ट्रायल है। अब जो वहाँ जजेस हैं उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा कि एक बंदे ने मर्डर किया है और खुद आके एक्सेप्ट किया है, और पैसे इसने लिए नहीं है। अब इसने ना सारी बातें बिल्कुल सच सच बता दी थी वहाँ पे, जैसे जैसे हुआ था, एक एक इंसिडेंट सब कुछ बता दिया था सच। तो जहाँ पे उसने पत्थर के नीचे पर्स रखा था, पूरा वहाँ पे देखती है पुलिस जाके। अब लेकिन जजेस को ये बिलीव ही नहीं हो रहा कि एक आदमी ने मर्डर किया।
लेकिन एक पैसा तक नहीं लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? और हमारे पास इसको लेके कोई हार्ड फैक्ट या कोई एविडेंस भी नहीं था। तो अगर ये नहीं बताता तो ये कभी नहीं पकड़ा जाता, लेकिन ये फिर भी खुद ही आ गया। पॉरफ्राई को मालूम था, लेकिन उसने बोला था कि मैं नहीं बताऊंगा एविडेंस। तो पॉरफ्राई ने एविडेंस लीक नहीं किए। तो पुलिस के आसपास कोई एविडेंस था ही नहीं। तो जजेस को लगता है कि खुद आदमी आके एक्सेप्ट कर रहा है। क्राइम भी करा है तो कोई वजह ही नहीं है। तो फिर उनको समझ नहीं आता कि फिर क्राइम करा क्यों है इसने। तो एंड में प्रूफ होता है कि एक टेम्परेरी मैडनेस थी, यही रीजन है क्राइम करने का, और कोई जस्टिफिकेशन दिखाई देता ही नहीं है। तो उसको सजा होती है, लेकिन जो उसकी सजा है वो बहुत कम होती है। रश्कोलनिकोव जो था उसे लग रहा था कि 20 साल की सजा होगी, लेकिन सजा होती है 8 साल की। 8 साल की सजा क्यों होती है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे ये चीज मालूम पड़ती है। उसका फ्रेंड है राजुमीन, वो आके बताता है कोर्ट में, और जब ऐसे सजा दी जाती है तो आपका पूरा पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है। तो राजुमीन बताता है कि उसका फ्रेंड है रश्कोलनिकोव का। तो उसने बताया कि रश्कोलनिकोव ने ना जब ये पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में था, तो एक स्टूडेंट वहाँ बीमार पड़ गया था। उस स्टूडेंट पे पैसे नहीं थे अपना इलाज कराने के लिए। तो जितना भी इसके पास पैसे आते थे जो मदर भेजती थी इसको, इसने सारा पैसा उस स्टूडेंट पे लगा दिया, हॉस्पिटल का खर्चा, बीमारी का। खैर एंड में उस स्टूडेंट की डेथ हो जाती है, लेकिन इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर उस लड़के के बाद में अकेले फादर रहते थे उसके घर में। फादर भी बीमार थे, तो उसके फादर का भी पूरा टेक केयर रश्कोलनिकोव ने किया। तो जब उनकी भी डेथ हुई तो सारा फ्यूनरल का खर्चा भी इसी ने किया, डिस्पाइट द फैक्ट ये खुद पॉवर्टी में था। और एक दूसरा किस्सा बताता है कि एक लेडी थी, उसके 2 छोटे बच्चे थे, घर में आग लग गई थी। तो इसने अपनी जान पे खेल के उस लेडी और 2 बच्चों को बचाया था। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि उसका जो कांटेक्ट है कई चीजों में बहुत अच्छा है। ड्यू टू पॉवर्टी और एक टेम्परेरीली मैडनेस की वजह से ये क्राइम हो गया है, बट वैसे ये कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। तो उसे 20 साल की सजा ना होके 8 साल की सजा होती है, और उसमें पॉरफ्राई का भी कहीं ना कहीं रोल था। अब सजा हो गई है तो 5 महीने का ट्रायल पीरियड था। तो उस टाइम जब मदर को पता चलता है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है बहुत ज्यादा कि रश्कोलनिकोव कहाँ है। तो उनको थोड़ा सा पीटर्सबर्ग से दूर रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे अगर रहेंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा। और जो राजुमीन है वो एक बहाना बनाता है कि वो जो रश्कोलनिकोव है उसको ना एक बिजनेस करना है, इसलिए उसको पीटर्सबर्ग से भेजा जा रहा है। तो वो झूठ बोल देता है ताकि जो मदर है उसको तसल्ली रहे, क्योंकि अगर ये बोल देता कि मर्डर केस में भेजा गया है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती, शायद ट्रॉमा में ही खत्म हो जाती। तो वो झूठ बोल देता है। वो कहता है कि वो कुछ टाइम के लिए 2-3 साल में वापस आ जाएगा। और जो मदर है वो खुद अपनी एक स्टोरी बना लेती है। अब स्टोरी क्या बनाती है कि जो रश्कोलनिकोव है ये बड़ा ग्रेट है, उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा राइटर बनेगा और ये एक लीडर भी बनेगा, इसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं। क्योंकि मदर कहती थी कि मैंने वो आर्टिकल सुना है लोगों से जो रश्कोलनिकोव ने लिखा था मैगजीन में, तो उसका आर्टिकल तो मैगजीन में छपा था, बड़ा ग्रेट है, ये है वो है। 23 साल की एज में अगर उसके मैगजीन में आर्टिकल छपा है तो ये तो बड़ा राइटर बनेगा। तो उसके हिस्से में बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखी हैं। तो ऐसी स्टोरी वो अपने आप को सुना लेती है। जब लोगों से भी वो बातें करती है तो यही बातें करती है कि आगे जाके रश्कोलनिकोव बहुत बड़ा राइटर बनेगा, लीडर बनेगा। अब क्या होता है, कभी कभी मदर सैड भी हो जाती है, कई दिनों तक बोलती नहीं है, खाना नहीं खाती। अब दुनिया ये चीज देख रही होती है, समझती भी है। और अब मिलवाए भी कैसे, क्योंकि रश्कोलनिकोव तो साइबेरिया चला गया था और ना वो साइबेरिया जाके देख सकती थी, क्योंकि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा ही बहुत हो जाता। तो अब वो क्या बोले, चुपचाप रहती है बिल्कुल। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, वो फिर वैसी हो जाती है, नॉन स्टॉप बोलती जाती है। एक अजीब सा स्ट्रेंज आ जाता है मदर के अंदर, कभी बहुत बोलती है और कभी बिल्कुल भी नहीं। तो अब कुछ टाइम बाद दुनिया और राजुमीन की शादी हो जाती है। तो राजुमीन कहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, फिर हम सब साइबेरिया जाके रहेंगे, 2-3 साल हम मेहनत करेंगे, पैसा चाहिए था वहाँ पे सेटल होने के लिए। तो ये डिसाइड होता है। लेकिन होता क्या है कि जो मदर है वो ज्यादा उदास हो जाती है, क्योंकि राजुमीन रश्कोलनिकोव के किस्से बताता है, वही किस्से जो कोर्ट में उसने बताए थे, स्टूडेंट वाले और ओल्ड लेडी 2 बच्चों वाले। अब जब वो बातें सुनती है मदर तो कहती है कि वाह,
लड़का तो मेरा हीरो है। तो वो बहुत प्राउडली फील करती है और जो भी सड़क पे मदर को मिलता है सबको यही समझाती रहती है, बताती रहती है जब भी कहीं जाती थी तो, कि लड़का मेरा ऐसा है वैसा है, एक दिन बहुत बड़ा राइटर बनेगा। लेकिन कुछ दिन चलता है ये, फिर माँ की आंखों में एकदम उदासी आ जाती है, बहुत ज्यादा। उसको अजीब सा सेंस होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और कहते हैं कि शी इज डेड ऑन ब्रेन फीवर। 2 हफ्ते बाद कहते हैं कि ब्रेन फीवर की वजह से मदर की डेथ हो जाती है। अब रश्कोलनिकोव को ये बात बताई नहीं जाती, काफी दिन तक ये उससे बात छुपाई जाती है, क्योंकि अगला बंदा वैसे ही वहाँ पे परेशान है साइबेरिया में, ताकि मोरल उसका बना रहे, क्योंकि मेंटल साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत बड़ी होती है। उस टाइम पे तो उसका जो स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती थी सोनिया से। अब सोनिया से भी कैसे मिलती थी, तो शुरू में तो वो उसका वहाँ पे आना लाइक नहीं करता था, क्योंकि मुझे यहाँ प्रिजनर के कपड़ों में देखेगी उसे गिल्ट भी होगा, कहीं ना कहीं एम्बैरिंग तो लगेगा उसको समझ में आ रहा है उसने क्या कर दिया है। और जिस लड़की से वो प्यार करता है, अब जब वो उसको ऐसे देखेगी एज अ क्रिमिनल, तो उसको भी बीच बीच में मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कहता है सोनिया से कि मत आओ, मुझे तकलीफ हो रही है। सोनिया उससे कंटिन्यूअसली मिलने जाती है। अब लगातार मिलने जाती है तो उसको आदत पड़ जाती है। अब वो वेट करता है कि कब आएगी सोनिया मिलने। अब मान लीजिए सोनिया की तबीयत खराब हो गई है, नहीं आए मिलने, तो बहुत परेशान हो जाता था। अब सोनिया ने भी अपना कुछ काम स्टार्ट किया था, सिलाई का काम करती थी तो कुछ पैसे भी कमा लेती थी, और जो लेटर घर से आते थे वो बताती थी उसको। तो सोनिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। विदाउट सोनिया शायद रश्कोलनिकोव सरवाइव नहीं कर पाता, और मदर को लेके तो बहुत परेशान रहता था। इसमें बार बार दिखाया गया है कि मदर की टेंशन उसे होती थी, तो कहीं ना कहीं जो एक मदर का और एक चाइल्ड का बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। वो बार बार मदर को याद कर रहा है, और खाली ये ही नहीं, जब वॉर होता है 2 कंट्रियों के बीच, जब उन्हें भी दिखाई देता है कि लाइफ और डेथ की कंडीशन में है, हमेशा देखा गया है कि सोल्जर ने मदर को याद किया है। पूरी फैमिली अलग है अपनी जगह पे, तो मदर का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि वो रहता है। तो रश्कोलनिकोव को कंटिन्यूअसली मदर के बारे में पता नहीं चलता था, तो वो पागल सा हो जाता था। तो अब सोनिया उसे बता ही नहीं रही है, क्योंकि मदर की तो डेथ हो गई है, उससे छुपाया गया था। लेकिन एक दिन वो उसको बता देती है, और जब उसको बताती है तो कई दिन तक वो बात नहीं करता किसी से, बिल्कुल चुप हो जाता है। इसकी आवाज निकलना बंद हो जाती है, और जो प्रिजनर्स थे ना उनसे बोल रहा है ना किसी से बात कर रहा है, तो किसी से बात नहीं करता, खाना छोड़ दिया है, सदमा लग गया है इसे बहुत बड़ा। फिर कुछ टाइम निकलता है, नॉर्मल ट्रैक पे आना शुरू होता है। अब होता क्या है, इसके और जो वहाँ प्रिजनर्स हैं इससे उसकी दुश्मनी हो जाती है। शुरू में दुश्मनी होती है, लेकिन सोनिया की वजह से वो उसके एनिमीज थे प्रिजन में, उनसे भी इसकी नॉर्मल दोस्ती हो जाती है। अब कैसे होती है कि सोनिया को ना बहुत ही एक इनोसेंट सोल दिखाया गया है। अगर कोई आदमी बहुत खराब भी है तो वो उसको जज नहीं करती, वो उसको एज अ ह्यूमन बीइंग ही देखती है। वो कहते हैं जो प्योरिटी हाईएस्ट इनोसेंस है वो सोनिया को दिखाया गया है, दोस्तोयस्की ने ऐसा प्रेजेंट किया गया है। तो ये लेटर लिखती थी रश्कोलनिकोव को लेके, दुनिया और रजुमीन को। तो बाकी जो प्रिजनर्स है ना, इनफैक्ट जिसने मैंने बोला था कि रश्कोलनिकोव की दुश्मनी भी है, तो उनके लिए भी वो लेटर लिखती थी, उनके घर वालों को, और उनके घर वाले भी सोनिया को लेटर लिखते थे और फिर आके बताती थी उन प्रिजनर्स को। तो धीरे धीरे उनके अंदर चेंज आना शुरू होने लगा। तो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए इतना अच्छा कर रही है और ये रश्कोलनिकोव की लवर है, तो हम रश्कोलनिकोव से दुश्मनी कैसे रख सकते हैं। तो सोनिया का यहाँ तक इम्पैक्ट है। अब क्या होता है कि एक दिन रश्कोलनिकोव को ना फीवर आ जाता है, तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है रश्कोलनिकोव को। तो अब रश्कोलनिकोव को फीवर आया है, तो फीवर की स्टेट में होता है, उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। तो ना उसे एक सपना आता है, और सपना क्या होता है कि दुनिया में ना एक फ्लेक फैल गया है, एक फ्लेक महामारी फैल गई है, जिसमें हर दुनिया के आदमी को लग रहा है कि सच सिर्फ मुझे पता है। तो उसकी वजह से दुनिया डिवाइड हो गई है। हर आदमी को लग रहा है कि बस सच मुझे पता है, मैं ही होशियार हूँ। की वजह से वो देख रहा है कि दुनिया के लोग लड़ रहे हैं आपस में, कंट्रीज लड़ रही हैं, क्योंकि हर एक को लग रहा है कि बस सच मुझे पता है। और ऐसा नहीं कि इस प्लेग ने इनकी बॉडी को डैमेज किया है, ये सिर्फ माइंड को डैमेज कर रही है। हर एक को लग रहा है जो मेरा ट्रुथ है मुझे पता है और मेरा ही सही है। अब उस ड्रीम में देख रहा है कि वायलेंस हो रहा है, लेकिन एंड में कुछ लोग बच जाते हैं, और वो जो लोग बचते हैं वो उनको बोलता है दे आर चूजन पीपल, और अब यही आके ह्यूमंस को बढ़ाएंगे।
अब ये उस सपने में देख रहा है और उसके बाद उसकी नींद खुल जाती है। अब एक्चुअल में ये क्या था? अगर हम उस सपने की बात करें तो उस सपने के बाद उसकी ऐसी मिस्टेक रियलाइज होती है उसे कि कहीं ना कहीं उसका जो दिमाग में आइडिया थे वो एक तरीके से प्लेग थे कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ और मैं मोरालिटी के बियॉन्ड हूँ, लॉ से भी ऊपर हूँ। और ये ड्रीम उसी का एक हिंट देने के लिए आया था, उसी को रियलाइज कराने के लिए आया था कि वो कितना गलत था, उसकी आइडियोलॉजी कितनी गलत थी और उस गलत आइडियोलॉजी पर जाके उसका क्या एंड हुआ है। नेचर की तरफ से एक रियलाइजेशन हुआ कि एग्जैक्टली गलती क्या थी। वो आइडियोलॉजी एक प्लेग थी, ड्रीम्स एक सिंबलिक फॉर्म में आते हैं और चूजन पीपल उसका मतलब सोनिया से था। वो चूजन पीपल वो है जिसको इन आइडिया ने इफेक्ट नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे चल रहा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज, तो इस चीज से इफेक्ट हो गया रश्कोलनिकोव। लेकिन सोनिया नहीं हुई थी। सोनिया सिंबल थी, एम्पैथी का सोनिया सिंबल थी, कंपैशन का सोनिया सिंबल थी। तो अब जो स्टोरी में उसने ड्रीम देखा है चूजन पीपल, वो सोनिया है और जिन लोगों को प्लेग ने इफेक्ट किया था वो खुद रश्कोलनिकोव है। अब होता क्या है कि नेक्स्ट डे ये काम कर रहा होता है, तो एक खुला सा ग्राउंड है, पत्थर वगैरह तोड़ रहा है और वहाँ पे उस टाइम पे और प्रिजनर होते नहीं है, तो वहाँ पे आ जाती है सोनिया। वो काम कर रहा है और वो एकदम से देखता है कि सोनिया आ गई है, तो एकदम से जैसे उसको देखता है तो उसको अपना ड्रीम याद आ जाता है। तो वही फिर वो ड्रीम के बारे में सोच के रोने लगता है सोनिया से, बहुत तेज तेज। तो सोनिया को समझ नहीं आता कि ऐसे क्यों रो रहा है, अचानक से क्या हो गया इसको, क्या हुआ पूछती है तो बताता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सोनिया कहती है ठीक है, तुमने अंदर से गलती मानी है। वो कहती है कि असली रिडेम्पशन यही है कि तुम्हारा कॉन्शियस को रियलाइज हो जाए कि तुमने गलती की है, क्योंकि अभी तक तो उसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने गलती नहीं की, मतलब लेगेसी तो गलत थी बट इनर कॉन्शियस के हिसाब से मैं सही हूँ। उसे रियलाइज कराया कि नहीं तुम गलत हो, गलत थे। तो उसे पता चलता है कि सोनिया के अंदर वो सारे ट्रेट्स हैं जो होने चाहिए और यही लोग हैं जो ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएंगे। तो सोनिया कहती है ठीक है, रिडेम्पशन के रास्ते पे तो तुम हो ही, लाइफ को एक्सेप्ट करो और ठीक है, एक्सेप्ट लाइफ इन एवरी फॉर्म। फिर ये कह के रश्कोलनिकोव उसके गले लगता है सोनिया के और फिर सोनिया चली जाती है। और उस रात को दोस्तोयेव्स्की ने दिखाया है कि दे बोथ कांट स्लीप, वो दोनों ही सो नहीं पाए, दोनों सोच रहे हैं। और सोच क्या रहे हैं? सोनिया को इस चीज की खुशी है कि उसे रियलाइजेशन हो गया है, उसने गलती की है, और रश्कोलनिकोव को इस चीज की खुशी है कि 7 साल जब निकल जाएंगे, क्योंकि अराउंड 1 साल के आसपास हो गया था। अब वो वेट कर रहा है कि जब 7 साल हो जाएंगे तो मेरी और सोनिया की लाइफ कितनी अच्छी होगी। आज उसका एक रीबर्थ हुआ है, आज उस पे से एक भारीपन बोझ सब चला गया है और अब वो 7 साल का वेट कर रहा है। जब 7 साल हो जाएंगे तो सोनिया की मेरी एक अच्छी लाइफ स्टार्ट होगी। हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हुई हो बट यस, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। तो बाय बाय, टेक केयर। और हमने ये नोवेल कर दी है कंप्लीट। इफ यू रिस्पेक्ट द कंटेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। बाय बाय।